हेलो एवरीवन, मैं वैद्य अंकुर कुमार तनवर हूँ। मैं आयुर्वेदिक एवं यूनानी तिब्बिया कॉलेज से एमडी क्रिया शायरी में कर रहा हूँ। आज का हमारा विषय है बढ़ते मेल इनफर्टिलिटी की समस्या तथा उसका आयुर्वेदिक समाधान। पहले हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी से। इनफर्टिलिटी है क्या? अकॉर्डिंग टू WHO, इनफर्टिलिटी is a disease of reproductive system defined by failure to conceive after 12 or more months of regular unprotected sexual intercourse। आज के युग में बढ़ते शारीरिक और मानसिक तनाव के कारण इनफर्टिलिटी की समस्या बढ़ती ही जा रही है। समस्त विश्व में लगभग 15% कपल्स इस समस्या से जूझ रहे हैं। वहीं भारतवर्ष में ये समस्या 12 से 18 मिलियन कपल्स को पर ईयर होती है। आदतन संतान अप्राप्ति का कारण महिला को माना जाता है, परंतु एक उत्तम एवं स्वस्थ संतान के लिए महिला एवं पुरुष दोनों का ही स्वस्थ होना अति आवश्यक है। अगर इन दोनों में से कोई भी अस्वस्थ होता है तो एक उत्तम व स्वस्थ संतान की प्राप्ति की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। आचार्यों ने उत्तम संतान प्राप्ति के लिए 4 फैक्टर बताए हैं: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। ऋतु मतलब काल, क्षेत्र मतलब गर्भाशय, अंबु मतलब आर्तव, बीज मतलब शुक्र। अतः शुक्र एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है एक उत्तम संतान प्राप्ति के लिए। अकेला मेल ही 40 से 50% इनफर्टिलिटी के केसेस में रिस्पॉन्सिबल होता है, परंतु ड्यू टू सोशल स्टिग्मा, हमारे सामाजिक वातावरण के कारण, हमारे समाज के कारण वह हमेशा सेकेंडरी फैक्टर ही रहा है तथा मोस्टली अनट्रीटेड व अनडायग्नोस रहता है। पुरुष के संतान उत्पन्न करने में असमर्थ होने का कारण शुक्र की दृष्टि माना गया है। शुक्र अंतिम धातु बोलक माना गया है तथा यह समस्त धातुओं का सार है। अब हम बात करेंगे कॉजेस जो मेन इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी फूड इनटेक, अनटाइमली फूड इनटेक, अनशन, विषमासन, अध्यशन, विरुद्ध आहार, असात्म्य भोजन, वात प्रकोपक एवं पित्त प्रकोपक आहार। आयुर्वेद में वात एवं पित्त दोष को क्षीण शुक्र का कारण माना गया है। अतः वात और पित्त प्रकोपक आहार शुक्र क्षय के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से ओवरवेट एवं मोटापा बढ़ता है। यह दोनों ही मेन फर्टिलिटी का एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि इनसे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तथा हमारे गोनेट्स के फंक्शन हैम्पर्स होते हैं। थर्ड, हाई प्रेशर जॉब। आज के इस समाज में, इस कॉम्पिटिटिव एरा में हम सब एक दूसरे को कंपटीशन देने के चक्कर में अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते ही जा रहे हैं। यह स्ट्रेस हमारे हार्मोनल एक्सिस को इम्बैलेंस करता है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी जैसे इशू बढ़ते जा रहे हैं। फोर्थ, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल व व्हीकुलर पोल्यूशन दिल्ली जैसी सिटी में दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ाता है। आदतन हम देखते हैं कि दिल्ली जैसी सिटी में जहां पोल्यूशन की मात्रा ज़्यादा है वहां इनफर्टिलिटी के केसेस भी होते हैं। थर्ड, पुअर डाइट, लैक ऑफ विटामिन, जिंक एंड फोलेट इन अ डाइट लीड टू इनफर्टिलिटी। एल्कोहल कंजम्पशन हैम्पर द मेन सेक्सुअल लाइफ and also the chance of getting children. Drinking decrease the level of testosterone, which shrink the testicles and hamper the sperm production and lead to breast enlargements. It also the drinking person have also a high rate of erectile dysfunctions. Smoking also hamper the sperm productions. Laptop. Use of laptop increase the temperature of the surrounding, which heat up the scrotum and hamper the sperm production and sperm quality.
Mobile phones. Use of mobile phone in the back pockets and the front pocket of the pant and jeans. And the radiation released from the mobile hit up the scrotum and testicles, which hamper the sperm productions. आचार्य चड़क ने 4 मेन कॉजेस बताए हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए. बीज उपघाजन्य मीन्स anatomical abnormality of sperms due to genetic factors. Second, शुक्रशयजन्य decrease production of seminal fluid and sperms. Third, ध्वज उपघातजन्य impaired penile function like erectile dysfunction and premature ejaculation. Fourth, जराजन्य means due to age factor. As the age advance, there is a level of testosterone decrease, so hamper the fertility. Modern causes of male infertility. First, impaired sperm production. यहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन ही हैम्पर होता है ड्यू टू सम टेस्टिकुलर या प्री टेस्टिकुलर कॉजेस. फर्स्ट, टेस्टोस्टेरोन डिफिशियंसी. सेकंड, क्रोमोसोमल डिफेक्ट. थर्ड, एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. फोर्थ, हार्मोनल इम्बैलेंस लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म लीड टू लो सेक्सुअल डिजायर, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो स्पर्म प्रोडक्शन. सेकंड, इम्पेयर्ड स्पर्म डिलीवरी. स्पर्म बनते तो ठीक है मगर उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है वजाइना तक. इसके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं ब्लॉकेज ऑफ एपिडिडाइमिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन. थर्ड, लाइफस्टाइल फैक्टर्स स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी, स्ट्रेस, एज, injury, any severe injury, medical condition like kidney disease, all hamper the infertility issue. Malnutrition, poor zinc in diet and low folic acid in diet lead to infertility. Fourth, environmental exposure, use of herbicide and pesticides, exposure to heat, cancer and its management. Signs and symptoms of male infertility according to Ayurveda. हमारे आचार्यों ने डिफरेंट लक्षण बताए हैं शुक्रशय के. पहला, दुर्बल्य वीकनेस. दूसरा, मुख शोष ड्राइनेस ऑफ माउथ. तीसरा, पांडुता शरीर में खून की कमी. चौथा, सदन बॉडी एक. पांचवा, श्रम टायर्डनेस. छठा, शुक्र अविसर्ग अनेबल टू इजैकुलेट. चौथा, चिराग परसेक डिले इजैकुलेशन. मैथुन अशक्ति अनसेटिस्फैक्टरी क्वाइटस. परसेक चा अल्प रक्त शुक्र दर्शनम लो व ब्लड मिक्स इजैकुलेशन. According to modern science, there is only one sign of male infertility, which is unable to reproduce. Male infertility is a disease of a male which unable to pregnant a fertile woman. There's other sign of symptom or male infertility found in a infertile males. First, erectile dysfunction. Second, low volume of ejaculated fluid, low sexual desire, delay ejaculation, poor growth of hairs on face and chest. अब इसकी चिकित्सा आयुर्वेद में in modern terms there are so many procedure like artificial insemination or intracytoplasmic inseminations, but all these techniques are very low success rate and very high cost. Because of that हर कोई इन सब टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकता है और इसीलिए आयुर्वेद जो हर लोगों तक पहुंच सकता है, हर लोगों के बजट में है, उसको हम शुक्रशय या शुक्र दृष्टि या मेल फर्टिलिटी में बहुत हद तक कारगर साबित होता है. इसमें सबसे पहला है निदान परिवर्जन. जिन कारणों से रोग हुआ है उसका त्याग करना. पहला, वात प्रकोपक व कफ प्रकोपक आहार और विहार का त्याग करना, क्योंकि वात और पित्त दोनों ही शुक्रशय व शीन शुक्र के कारण माने गए हैं. दूसरा, पथ्य. आहार हमेशा से चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, अतः शुक्रवर्धक पथ्य का पालन करना लाइक नारियल पानी, ये स्निग्ध होता है, मधुर होता है, विषय होता है, इसका प्रयोग करना.
दूध, दूध के समझ गुण ओज के समान बताए गए हैं, अतः दूध शुक्रजनक है, इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। घी, घी ओज, बल, तेज व आयु का वर्धक है, यह शुक्रवर्धक है, इसका प्रयोग करना चाहिए, पित्त शामक है। तेल, समस्त तेल शुक्रजनक माने गए हैं, विशेषकर अरण का तेल शुक्रशोधक व विषय है। गुड़ शुक्रजनक है, मधु शुक्रजनक माना गया है। शराब, आचार्य चरक ने मद्य का नियमित व उचित प्रयोग अमृत के समान बताया है, वहीं इसका अनियमित प्रयोग विष के समान बताया है, अतः शराब का नियमित ही प्रयोग करना चाहिए। फल, द्राक्षा, खजूर, आंवला, पका हुआ आम, दाड़िम, यह सब शुक्रजनक माने गए हैं व ध्वजभंग में उपयोगी है। नमक, सैंधव नमक को छोड़ के अन्य समस्त नमक शुक्रनाशक माने गए हैं। आचार्यों ने लवण व क्षार का लगातार प्रयोग शुक्रनाशक बताया है, अतः इनके प्रयोग से बचना चाहिए। मैथुन के कुछ नियम, आचार्यों ने मैथुन के कुछ नियम बताए हैं, जिनके द्वारा हम मैथुन जन्य रोगों से बच सकते हैं व शुक्र दृष्टि से बच सकते हैं। आचार्य चरक ने ब्रह्मचर्या को त्रिउपसम में से एक माना है, अतः ब्रह्मचर्या हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो नियमित ही होना चाहिए। आचार्यों ने ऋतुनुसार मैथुन के कुछ नियम बताए हैं, जो इस प्रकार है। प्रथम, वर्षा व ग्रीष्म ऋतु में 15 दिन में एक बार, वसंत व शरद में 3 दिन में एक बार, हेमंत व शिशिर में इच्छानुसार। अब भेषज चिकित्सा, शमन चिकित्सा, आचार्यों ने कुछ योग बताए हैं जो शमन चिकित्सा के रूप में शुक्रश्रय व शुक्र दृष्टि में प्रयोग किए जा सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्चू चूर्ण, शतावरी चूर्ण, धातु पौष्टिक चूर्ण, इन सब का प्रयोग 3 ग्राम से 6 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम दूध के साथ किया जा सकता है। अश्वगंधा रिष्ट, सरस्वता रिष्ट, भृंगराज आसव 20 ml की मात्रा में सुबह शाम 20 ml दूध के साथ 20 ml पानी के साथ खाने के बाद, यह सब रसायन व स्ट्रेस फैक्टर को कम करते हैं। अमृत प्राश घृत, अश्वगंधा घृत, इनका प्रयोग करना चाहिए। अश्वगंधा ले, च्यवनप्राश 10 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम, इसका प्रयोग करना चाहिए। शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। वाजीकरण चिकित्सा, आचार्यों ने वाजीकरण को आयुर्वेद के 8 अंगों में से एक माना है तथा बोला है कि आवाजी वाजी क्रियते अन्य नीति वाजीकरण, मतलब वाजी का अर्थ है शुक्र, अर्थात वह चिकित्सा जो पुरुष में शुक्र को उत्पन्न करे, वह वाजीकरण है। वाजी का अन्य अर्थ है मैथुन, अर्थात वह चिकित्सा जो पुरुष को मैथुन शक्ति में समर्थ करे, वह वाजीकरण है। आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में वाजीकरण पाद का वर्णन किया है, जिसमें 4 पाद वाजीकरण अध्याय में बताए गए हैं, जिसमें विभिन्न वाजीकरण योगों का वर्णन किया गया है तथा विभिन्न वस्तुओं का वर्णन किया गया है जो वाजीकरण का कार्य करती है। मुर्गे का मांस, बकरे के अंडे, बकरे के अंडकोश, मांस, शतावरी, घी, मूसली, इन सब का प्रयोग वाजीकरण में किया जा सकता है। पंचकर्म चिकित्सा व शोधन चिकित्सा, आचार्य सुश्रुत ने पंचकर्म चिकित्सा व शोधन चिकित्सा को शुक्र दृष्टि में बताया है। आचार्य चरक ने भी वस्ती चिकित्सा का प्रयोग मुख्य रूप से शुक्र दृष्टि में बताया है तथा बोला है कि वस्ती चिकित्सा शुक्र दृष्टि में प्रशस्त चिकित्सा है। आचार्य वाग्भट ने वस्ती को अर्ध चिकित्सा भी बताया है। वस्ती चिकित्सा के अंतर्गत हम औषध द्रव्य व स्नेह को गुदा मार्ग व शिशिर मार्ग के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करवाते हैं। इसके अंतर्गत अस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, माधुतैलिक वस्ती व यापना वस्ती आती है तथा अन्य बहुत सी वस्तियां इसके अंतर्गत आती है। मुस्तादी यापना वस्ती, जो कि बल्य, विषय, संजीवन व रसायन है, इसका प्रयोग शुक्रजनक व शुक्रशय में किया जा सकता है। बलादी यापना वस्ती, इसका प्रयोग शुक्रजनक है तथा इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब कुछ रस योगों के बारे में बताएंगे जो शुक्रशय व शुक्र दृष्टि में उपयोगी है। पहला, अभ्रक भस्म 1 से 25 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम। रजत भस्म 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम। लोह भस्म 1 से 25 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम। कुटकुट अंड त्वक भस्म 1 से 25 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम। जिशद भस्म, यह हाई सोर्स होता है जिंक का,
125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम। इसका प्रयोग उस कंडीशन में किया जा सकता है जहां पे डाइट इंसफिशियंसी की वजह से, जिंक की डिफिशियंसी की वजह से इनफर्टिलिटी हो रही हो। पूर्ण चंद्रोदय रस 1 से 2 गोली सुबह शाम। वसंत कुसुमाकर रस 1 से 2 गोली सुबह शाम। मकर ध्वज वटी 1 से 2 गोली सुबह शाम। वीर्य शोधक वटी 1 से 2 गोली सुबह शाम। वीर्य स्तंभक वटी 1 से 2 गोली सुबह शाम। स्वर्ण भस्म 125 मिलीग्राम की मात्रा तक सुबह शाम। स्वर्ण भस्म का उपयोग ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में भी मेन फर्टिलिटी में वेदों ने बताया है। हमारे वेदों में शुरू से ही स्वर्ण भस्म का उपयोग बताया गया है। स्वर्ण का पहले शोधन, फिर मारण, फिर भस्म रूप में प्रयोग करना चाहिए। बहुत से शोध कार्य हुए हैं जिन्होंने ये बताया है कि स्वर्ण भस्म शुक्रजनक व शुक्र प्रवर्तक है। अब व्यायाम के अंतर्गत विभिन्न आसन व कुछ एक्सरसाइज बताई गई है जो कि हमारे पेनाइल फंक्शन को इंप्रूव करती है तथा स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करती है। पहला पेल्विक एक्सरसाइज, जिसके अंतर्गत केगल एक्सरसाइज आती है। ये पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रेंथ देती है, जिसकी वजह से इंपेयर्ड पेनाइल फंक्शन जस्ट लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन इन बीमारियों में बहुत लाभकारी है। सिद्धासन, गोमुख आसन, सिंहासन, इन सब का प्रयोग पेल्विक फ्लोर की मसल को स्ट्रेंथ करता है, थाई को स्ट्रेंथ करता है व तथा कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। अब कुछ प्रिवेंटिव मेजर जो हम ले सकते हैं मेन फर्टिलिटी से बचने के लिए, जिसके अंतर्गत पहला है प्रकृति अनुसार आहार विहार। हमारे आचार्यों ने मनुष्य को विभिन्न प्रकृति अनुसार बांटा है। वातिक प्रकृति, पैतिक प्रकृति, कफज प्रकृति, धनुर्धर व सन्निपातज प्रकृति। अगर हम प्रकृति अनुसार आहार विहार का पालन करते हैं तो हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं तथा इसका पालन करना चाहिए। दूसरा, दिनचर्या का पालन करना। हमारे दिन के जो नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में, उसका नियमित रूप से पालन करना चाहिए। ऋतुचर्या, ऋतु अनुसार आहार विहार का पालन करना। चौथा, विरुद्ध आहार का निषेध करना। निद्रा, नियमित रूप से निद्रा का सेवन करना। अल्कोहल का कंजम्पशन कम करना। स्मोकिंग को कम करना। ऐसे एरिया से दूर रहना जहां पे हीट एक्सपोजर ज्यादा होता है, जिससे टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़े तथा स्पर्म प्रोडक्शन कम हो। अवॉइड एक्सपोजर टू द हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ऑल दिस। इन सब के द्वारा हम मेन फर्टिलिटी के इश्यू को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और इस तरह आयुर्वेद मेन फर्टिलिटी की समस्या को ठीक करने में बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।